ठीक है, तो चैप्टर 1 मैंने जिस कॉन्सेप्ट तक पढ़ाया था हम उसको फिलहाल वहीं पर जो है वो रखते हैं। और अब हम चैप्टर 2 अपना स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा यही टॉपिक याद रहता है। ठीक है, अगर कोई उनसे पूछे ना कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है तो वो सबसे पहले यही बताते हैं कि मैं डिमांड सप्लाई पढ़ा था। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि भाई कितना, कॉमर्स के स्टूडेंट्स की भी जरा नॉलेज चेक कर लेते हैं कि भाई कितना पढ़ के आ रहे हैं। बाकी है कि आप सब जो दूसरे बैकग्राउंड से उनको तो जाहिर है लेकर चलना है। देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चैप्टर 2 में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। देखो आप लोगों ने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी थी, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखा था, तो उसमें अक्सर स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि लिखा हुआ था कि वो उसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। वो प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो आप देखते हो ना, मार्केट में जाते हो आपको पता चलता है भाई प्याज इतने रुपए किलो है, आलू इतने रुपए किलो है, मुख्तलिफ चीजों की आपको मुख्तलिफ प्राइसिंग दिख रही होती है। तो ये प्राइस कौन डिटर्मिन कर रहा होता है, कौन डिसाइड कर रहा होता है कि ये चीज इतने की बिकेगी, ये चीज इतने की सेल होगी, ठीक है ना। तो कोई ना कोई फोर्स है जो कि प्राइस डिसाइड कर रही होती है। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक जो कि हमें पता है कि कुछ चीजों की प्राइसिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही होती है, ठीक है, जो कि आपकी एसेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं, बेसिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जिन्हें पता होता है गवर्नमेंट को कि अगर इनको प्रोड्यूसर्स पे छोड़ दिया तो वो उसकी प्राइस हाई सेट करेंगे और उसकी वजह से कंज्यूमर्स जो हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होगी। तो इस वजह से कुछ चीजों की प्राइसिंग जो है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ही आपकी लिमिटेड चीजें होती हैं जो कि आपकी नॉर्मली जो है वो फूड आइटम्स वगैरह हो रहे होते हैं। बाकी चीजों की प्राइसिंग कौन डिसाइड करता है? क्या कोई बैठा हुआ होता है जो ये डिसाइड करता है कि यार जो आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, मल्टीपल चीजें हैं, कौन डिसाइड करता है उनकी प्राइसिंग? कभी आपने सोचा कि भाई कोई बंदा बैठा हुआ है क्या कि जो बैठ के डिसाइड कर रहा है कि यार ऑल्टो की प्राइस जो है ना वो अब इतनी कर देनी चाहिए, या जो है वो किसी भी दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो, शैम्पू की, सनसिल्क की प्राइस जो है वो इतनी होनी चाहिए? कौन डिसाइड कर रही है? क्या सिर्फ प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं और जो भी वो डिसाइड कर लेते हैं उसी प्राइस पर ही वो बेचते हैं? दो चीजें होती हैं, दो फोर्सेस होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रही होती हैं। एक तो होते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है, यानी सप्लाई फोर्स, और दूसरी कौन सी होती है आपकी? डिमांड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि यार किसी चीज की मार्केट में अचानक से सप्लाई बहुत कम हो गई है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली डेली एक जनरल वर्ड यूज करते हैं कि यार शॉर्टेज हो गई है इसकी, कहते हैं ना हम, शॉर्टेज हो गई है इसकी। तो जब शॉर्टेज का मतलब क्या है कि इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। तो जब डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाती है शॉर्टेज की वजह से, तो आपको क्या दिखता है कि वो महंगी होनी स्टार्ट हो गई है, उसकी प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो गई है, ऐसा होता है। इट मीन्स कि डिमांड भी एक फोर्स है जो कि प्राइस डिसाइड कर रही है। तो हमारे पास दो मार्केट फोर्सेस होती हैं जो प्राइस डिसाइड कर रही होती हैं, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने यही जा रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने आपको ये फर्स्ट स्लाइड में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, इसमें सब मेन बात यही है कि मार्केट किसे कहते हैं। मार्केट वो प्लेस है, कोई बुरी खबर नहीं सुनाना मुझे, चलो ठीक है, सही है, बस क्लास खत्म ना हो जाएगी, ठीक है। तो मार्केट वो प्लेस है बेसिकली जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों इंटरेक्ट करते हैं और किसी भी गुड या सर्विस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल ही प्लेस हो, ठीक है, हमारी ऑनलाइन मार्केट्स बहुत सारी हैं, आप लोग सब, अब तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, हम ऑनलाइन बहुत शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल भी हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं। अब बाकी इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो अभी फिलहाल आपको इतना समझ में नहीं आएगा। जैसे इन्होंने बोला कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट सच एज गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट कौन सी होती है? जाहिर जिसमें गुड्स की ट्रेड हो रही होती है। फाइनेंशियल मार्केट्स कौन सी होती हैं? आपने सुना होगा जिसमें जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, जिसमें शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेड हो रही होती है। फिर फैक्टर्स मार्केट, फैक्टर्स मार्केट किसे कहते हैं? जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकी भी तो प्राइसेस डिसाइड हो रही होती है ना कि लेबर की कितनी वेजेस होनी चाहिए और रेंट कितना चल रहा है, ठीक है।
ये फैक्टर्स मार्केट में जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई वहां भी प्राइसेस डिसाइड हो रही है। तो इसी तरह दूसरे पैरा में लिखा हुआ है कि मार्केट्स कैन आल्सो बी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्चुअल। ठीक है, तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट बस वही डेफिनेशन है कि इट इज द मार्केट दैट ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स। तो मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है, चाहे वो फिजिकल हो या वर्चुअल हो, जो कि बायर्स और सेलर्स दोनों को एक जगह पे जमा कर देती है और फिर वो आपस में कुछ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, चाहे वो गुड हो, कमोडिटी हो कोई, या सर्विस हो। ठीक है, अच्छा अब इस मार्केट के अंदर हमें पता चल गया कि यार दो फोर्सेस हैं हमारे पास जो कि मिलके मार्केट बना रही होती हैं, एक बायर और दूसरा सेलर। अच्छा, और ये बायर और सेलर ही दो मार्केट फोर्सेस हैं जो कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिसाइड करती हैं कि इसकी प्राइस कितनी होगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज हो। फॉर एग्जांपल आप देखते हो यार डॉलर के रेट ऊपर जा रहे हैं, रुपये की वैल्यू गिर रही है, तो इसके पीछे भी यही डिमांड सप्लाई फोर्स है ना। यानी अगर हमारी कंट्री के अंदर जो है हम लोग बहुत ज्यादा बाहर से चीजें खरीदने लग जाएं, ठीक है, हम इंपोर्ट करने लग जाएं, तो हमें क्या चाहिए होंगे, डॉलर चाहिए होंगे ना। बाहर कोई रुपये तो नहीं लेगा ना हमसे, डॉलर लेगा। डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड हो रही होती है, तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी हमारी कंट्री में, बढ़ जाएगी। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तभी डॉलर के रेट भी क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी चीज की सप्लाई, एक्सेस सप्लाई हो जाती है तो उसके रेट गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी चीज की एक्सेस डिमांड हो जाती है तो उसके रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। और मेरे ख्याल में लड़के तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोग अक्सर ये बाहर कुछ भी लेना होता है घर के लिए तो आप लोगों को ही भेजा जाता है ना कि जरा ये ले आओ वो ले आओ, तो आप अक्सर ये बात नोट करते होगे कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले ये हुआ था कि आपको बहुत कम जगहों पे टमाटर दिख रहे थे। ठीक है, और जब बहुत कम जगहों पे आपको टमाटर दिख रहे थे तो आपको दिख रहा था उसकी प्राइसेस बहुत शूट कर गई थी। और फिर कुछ दिनों बाद आपको दिखा कि यार टमाटर आ गए मार्केट में ना, थोड़े सा अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से रेट दोबारा से क्या हुआ, थोड़े से नीचे की तरफ हुआ है। अभी नहीं मुझे पता कि क्या चल रहा है, वरना बीच में 400 450 रुपए किलो भी तक चले गए थे। ठीक है, तो ये यही है, ये दोनों दो चीजें हैं, एक डिमांड और सप्लाई। ठीक है, अब ये आलू टमाटर की एग्जाम्पल ऐसी होती है जो कि ज्यादा रिलेटेबल होती हैं। ठीक है, अब मैं कोई अजीब सी ऐसी एग्जांपल दे दूं जिससे नॉर्मली हमारे इतना ज्यादा सरोकार नहीं होता तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, आसान चैप्टर है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ना, लेकिन ये जरूर याद रखना कि इस चैप्टर पे मेरा बहुत फोकस होता है। जिसने जो पहली दफा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है उसके लिए शायद चैप्टर 1 भी इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना चैप्टर 2 है, क्योंकि चैप्टर 2 में हमारे पास आने वाले हैं ग्राफ्स, जो कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेरी आप लोगों से ये ओवरऑल रिक्वेस्ट रहेगी, मैं बहुत स्लो आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करते हुए चलूंगी। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्लास में नहीं पूछा जाता, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा एजिटेट होते हैं, आप क्लास के बाद आकर पूछो। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर 2 को बिल्कुल आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखना है। ठीक है, यानी इसकी किसी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होगी, मुझे पता है आगे आप सारे चैप्टर्स में ओवरऑल कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो अपनी भी आसानी के लिए और मेरी भी आसानी के लिए क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। मैंने अभी नहीं बताया। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ ये बताया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो फोर्सेस हैं जो कि प्राइस डिसाइड कर रही होती हैं। यानी इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखेंगे किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है। ठीक है, और इसके पीछे कौन सी दो फोर्सेस होती हैं, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई। अब डिमांड की क्या मतलब है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड डिसाइड कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ती है, ज्यादा होती है। इसी तरह सप्लाई में कौन से फैक्टर्स हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डिमांड साइड है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोगों के ख्याल में डिमांड किसे कहते हैं? हाँ, मतलब किसी चीज की डिमांड तो होती है। खरीदने की ख्वाहिश, सही है। अच्छा एक बात बताएं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं घर में बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि यार मेरा दिल करता है कि मैं मर्सिडीज ले लूँ। ठीक है, तो क्या ये मेरी मर्सिडीज की डिमांड कहलाएगी? नहीं, ये सिर्फ मेरी विश है। ठीक है, अभी ये सिर्फ मेरी विश है कि मैं घर बैठे बोल रही हूँ कि यार काश मैं मर्सिडीज ले लूँ, या मैं मेरा दिल कर रहा है मर्सिडीज ले लूँ। ठीक है,
ये विश के साथ साथ दो और चीजें होना इंपॉर्टेंट है। एक कि मेरी विलिंगनेस टू पे है या नहीं है, यानी मैं अभी फौरन से तैयार हूँ उस चीज को लेने के लिए। ठीक है, अक्सर ये होता है कि आप घर में बैठे बोलते हैं यार आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, ठीक है, आपकी जेब में पैसे भी हैं, दिल भी कर रहा है, लेकिन यार अब नीचे कौन जाए और कौन जाके ले, ठीक है, या अभी नहीं लेना, अभी मतलब एक चीज लेनी है लेकिन अभी फौरन नहीं लेनी, ले लेंगे। अक्सर ये भी होता है ना, किसी चीज में आप बोलते हो कि यार पैसे भी हैं, मतलब लेना भी है, ले लेंगे, यानी अभी विलिंगनेस टू पे नहीं है। इसी तरह विलिंगनेस भी है, विश भी है, लेकिन पैसे नहीं है जेब में, स्टिल वो डिमांड बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो तीन चीजें हैं जो जब तक नहीं होंगी तब तक डिमांड नहीं बन पाएगी। सबसे पहली चीज जो है वो डिजायर या विश है आपकी, ठीक है, कि एक किसी चीज की ख्वाहिश होना, वांट की बेस पे हो या नीड की बेस पर हो, ख्वाहिश है कि भाई ये चीज लेनी है आपको, ठीक है। दूसरी चीज विलिंगनेस टू पे, ठीक है, यानी आप बिल्कुल अभी फौरन से इमीडिएटली तैयार हैं उस चीज को लेने के लिए। और तीसरी चीज क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एबिलिटी टू पे, यानी आपकी परचेजिंग पावर है भी उस चीज को खरीदने की, यानी परचेजिंग पावर ही नहीं है तो आप उस चीज के डिमांडर कहलाएंगे ही नहीं ना, ठीक है। तो यानी इन शॉर्ट डिमांड कब बनेगी, जब आप बकायदा उस चीज को जाके आप खड़े हो जाएंगे कि यार मुझे ये चीज चाहिए। जब आपने ये बोल दिया इट मींस आप विलिंग भी है, ठीक है, आप ख्वाहिश भी है आपको और आपकी जेब में पैसे भी हैं, ठीक है ना, ये तीनों चीजें, अब आप उसके डिमांडर कहला रहे हैं कि यानी आपके पास ये तीनों फैक्टर्स हैं और अब आप उस चीज की डिमांड कर रहे हैं बकायदा, ठीक है। तो खाली डिजायर होना काफी नहीं है, ठीक है, खाली डिजायर और विलिंगनेस होना काफी नहीं है, ठीक है, जब तक एबिलिटी नहीं होगी तब तक डिमांड आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है जो आपकी फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which consumers are willing and able to purchase at a given price। डिमांड किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी कहलाती है जो कि कंज्यूमर्स ना सिर्फ विलिंग हो, ठीक है, या बल्कि उसको परचेज करने की एबिलिटी भी रखते हो, ठीक है। तो वो चीज, ये दोनों फैक्टर्स मिलके आपकी डिमांड बना रहे होते हैं। समझ में आई सबको बात? क्लियर है? डेफिनेशन में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा रेस कर लेते हैं जो मुख्तलिफ क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट्स का वर्ड क्या है? अक्सर आप बोलते हैं ना कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को या किसी भी चीज को डिटरमिन कर रहे होते हैं, यानी डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि वो फैक्टर्स जो कि डिमांड को डिटरमिन करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स आप इसको ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, डिमांड को चेंज कर रहे होते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या लिखा हुआ है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट की डिटर्मिनेंट कहलाता है किसी भी चीज की प्राइस, उसकी डिमांड को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। अब ये तो जाहिर है कि ये प्राइस तो डायरेक्टली हमारी परचेजिंग पावर को इम्पेक्ट कर रही होती है ना। कोई किसी भी चीज की प्राइस जितनी ज्यादा होगी हम उसकी डिमांड उतनी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब प्राइस जितनी कम होती है, सेल लग गई, क्या दिखता है आपको कि सारे के सारे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जैसी सेल लगने का हो क्या रहा है कि प्राइसेस कम हो रही हैं तो लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का के वर्ड का मतलब क्या है कि बाकी सारे फैक्टर्स को हमने अभी क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। अच्छा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ लेंगे, बाकी स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा इस बात को। इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज बजाय, मतलब आप आगे जाके कंफ्यूज हो, मैं पहले फैक्टर में ये बात बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे हमने स्टार्ट में ही बात करी थी कि मेथोडोलॉजी के लिहाज से ये बहुत हद तक साइंस की जैसी है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह साइंस आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही होती है, बिल्कुल इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पता लग रहा होता है। अभी आपने ये पहला फैक्टर जो देखा, इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ही तो देख रहे हैं ना, एक तरह से आप दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, और प्योर रिलेशन चेक कर रहे हैं। और जब आप ये दो वेरिएबल्स का रिलेशन चेक कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचते कि यार बाकी फैक्टर्स अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर मेरी इनकम चेंज हो जाए तो क्या होगा, अगर मेरा कोई दूसरा फैक्टर, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा फैक्टर चेंज कर देंगे तो फिर इनका जो प्योर रिलेशन है वो आपको कभी भी पता
नहीं चल पाएगा। तो याद रखिएगा इस बात को कि जब भी इकोनॉमिक्स में दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन चेक किया जाता है तो बाकी सारे फैक्टर्स को अज्यूम किया जाता है कि वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल, जब मैं बोलूं तो आपने कोई तीसरा कोई दूसरा फैक्टर नहीं सोचना कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मिस जरूरी नहीं है कि ये हो। ठीक है ना, आपने बस उन दोनों का प्योर रिलेशन चेक करना है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे फैक्टर पे आ जाए, कंज्यूमर इनकम। आसान फैक्टर है। ठीक है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, चीजों की ज्यादा डिमांड करते हैं, कम डिमांड करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि भाई हमारी जब इनकम बढ़ती है तो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, हम ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, इस वजह से हम डिमांड भी क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आखिर में मेंशन कर दिया कि याद रखिएगा कि ये भी डिपेंड करता है कि हम टाइप ऑफ गुड कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग को याद है चैप्टर 1 के अंदर टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। ठीक है, कौन से दो मेन, तीन पढ़ी थी वैसे तो, लेकिन मेन दो थी आपकी, पहली कौन सी थी, नॉर्मल, दूसरी इंफीरियर। ठीक है, तो नॉर्मल गुड कौन से होते हैं, जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड भी नॉर्मल गुड्स की ज्यादा कर देते हैं, जबकि इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी इनकम बढ़ने से डिमांड हम कम कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जनरली तो पॉजिटिव रिलेशन ही है, फिर भी जहन में ये बात रखिएगा कि कुछ इंफीरियर गुड्स भी होते हैं। ठीक है, जिनका इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे एक थर्ड फैक्टर लिखा हुआ है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड इस फैक्टर की वजह से भी चेंज हो सकती है। और यहाँ पे ये पहला फैक्टर और इस थर्ड फैक्टर में क्या डिफरेंस है, पहले फैक्टर में हम जिस कमोडिटी की भी एग्जांपल लेते हैं उसी की प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी किसी भी कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसकी अपनी प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, अगर बढ़ जाएगी प्राइस तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस हम डिमांड हम ज्यादा कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री का अक्सर वर्ड हम किस सेंस में यूज कर रहे होते हैं कि यार ये चीज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये चीज तो हमेशा इसके साथ मिलेगी आपको। ठीक है ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो मिलेगी आपको इसके साथ। सही है, यानी दो चीजें जो एक साथ यूज हो रही होती हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ये चाह रही हूँ कि अगेन आप कोई इस तरह नहीं समझो कि हम कोई बहुत ही डिफरेंट बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स अगेन हमारी ही बात हो रही है, हमारे बिहेवियर का डिस्कशन है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी की बात हो रही है, तो ये बहुत इसको स्टूडेंट बहुत ज्यादा वो समझ के पढ़ रहे होते हैं कि इसकी टर्म्स को पता नहीं क्या हम बात कर रहे हैं, ये सब हम नॉर्मल डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जिनको हम एक साथ यूज कर रहे होते हैं, विच आर यूज टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई है, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार विदाउट फ्यूल या कार एंड पेट्रोल के बजाय कार एंड फ्यूल लिख दिया जाए तो वो ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा कि कार विदाउट फ्यूल हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह ब्रेड विद बटर। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट बोले मिस हम तो ब्रेड के साथ बटर नहीं यूज करते, तो ये जनरली ये है कि जनरली ब्रेड और बटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड ही कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनको अक्सर साथ ही यूज किया जा रहा होता है। आपके जहन में कोई और एग्जाम्पल है? पेन एंड इंक, वेरी गुड। मोबाइल एंड मोबाइल चार्जर, ठीक है। बैट एंड बॉल, ठीक है। मिल्क और टी, वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल है। मिल्क और टी बहुत मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री गुड की एग्जांपल में यूज की जाती है एग्जांपल। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल है। ठीक है ना, मतलब अब असल बात हमें समझनी है ना कि इनका फिर आपस में रिलेशन क्या कह रहे हैं, दे आर सेड टू बी इन जॉइंट डिमांड। इन दोनों प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही होती है, जॉइंट हो रही होती है, एक साथ हो रही होती है। इट मींस के अगर हम मिल्क को की डिमांड ज्यादा करेंगे, लेट्स सपोज अभी मैं फिलहाल इन दोनों की डिमांड का जॉइंट डिमांड का मतलब तो यही हम ले रहे हैं ना कि अगर हम मिल्क की डिमांड ज्यादा करेंगे इट मींस कि टी की डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों को एक साथ कंज्यूम किया जा रहा है तो इन दोनों की एक साथ डिमांड बढ़ेगी और एक साथ ही डिमांड कम होगी। ठीक है, अच्छा अब खुद लॉजिकल इस बात को देखो कि लेट्स सपोज कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि टी की डिमांड पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बोला पहला फैक्टर तो कौन सा, टी की अपनी प्राइस चेंज हो जाए।
ठीक है, टी की अपनी प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग टी की डिमांड कम कर देंगे, टी की प्राइस कम हो जाएगी लोग टी की डिमांड ज्यादा कर देंगे। ठीक है, एक तो ये फैक्टर है। ठीक है, दूसरा फैक्टर हमने बोला कि कंज्यूमर की अपनी इनकम है जो उसकी परचेजिंग पावर डिसाइड कर रही होती है कि वो कितना परचेज कर सकता है इसको या नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरी चीज हमने बोला कि इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी है, मिल्क। ठीक है, शुगर भी ले सकते हैं, हम मिल्क ले रहे हैं, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी है मिल्क। अगर उसकी भी प्राइस चेंज हो जाए ना, चाहे टी की प्राइस चेंज ना हो, टी की प्राइस अपनी जगह पे रहे, लेकिन अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज हो जाए ना, तब भी इसकी डिमांड पे इफेक्ट आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ जाए, टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे हमें पता चला? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों जॉइंट कंज्यूम हो रहे होते हैं। तो जब मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो लोग मिल्क की कंजम्पशन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो जब लोग मिल्क की कंजम्पशन कम कर देंगे तो टी की कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आप बोले मिस मिल्क और भी तो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, तो हमने एग्जाम्पल सिर्फ मिल्क के साथ टी की ली है। जब भी कोई चीज एक्सपेंसिव होती है, मिल्क जब भी एक्सपेंसिव हो जाता है तो क्या होता है कि आप मिल्क को जिन जिन चीजों में यूज कर रहे होते हैं उन सब की डिमांड आप क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, तो हम चेक यही करना चाह रहे हैं कि जब किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो जो भी कमोडिटीज उसके साथ ज्वाइंटली कंज्यूम हो रही होती हैं उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा होता है। क्लियर है ये बात सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा जी, तो हमें ये रिलेशन पता चला। इसको जरा हम एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लें, आप इसको लिख लेंगे। ये हमने कुछ इस तरह इसकी चैनल बनाने की कोशिश करी है कि व्हेन प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस डिमांड फॉर टी डिक्रीजेस। ठीक है, तो हम एक कमोडिटी की प्राइस का इम्पैक्ट दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है। हमने तो ये देखा था कि जब कोई भी दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो इट मींस इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। किसी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जहन में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहता है? कोई सवाल नहीं है? अच्छा, कुछ कमोडिटीज तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कंसिडर की जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ एक और टाइप भी होती है, सब्स्टिट्यूट, कि कुछ कमोडिटी दूसरे के ऑल्टरनेट भी होती हैं। ठीक है, जिनका आपस में कंपटीशन चल रहा होता है। ठीक है ना। अब क्योंकि हम टी की एग्जांपल ही यूज कर रहे हैं तो टी पे ही स्टिक रहकर इस बात को समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि टी का सब्स्टिट्यूट गुड किसे कंसिडर किया जाता है? कॉफी। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, नॉर्मली जो है वो टी और कॉफी को सब्स्टिट्यूट गुड्स की एग्जांपल में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों की डिमांड भी क्या सेम डायरेक्शन में मूव करती होगी? नहीं। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड थोड़ी है जो एक साथ कंज्यूम होते हैं, ये एक दूसरे की जगह पे यूज हो रहे होते हैं। इट मींस कि अगर मैं टी की डिमांड ज्यादा कर रही हूँ तो मेरी कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसे ही चल रहा होता है कि अगर डिमांड जो है वो टी की ज्यादा है तो इट मींस कि जो डिमांड कॉफी की है वो कम होगी। ठीक है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, अब देखो कि इनमें आपने क्या रिलेशन देखा था कि इस एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या आप देखोगे। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड में क्या हो रहा है कि अगर लेट्स सपोज कि टी की प्राइसेस जो हैं वो क्या हो गई? ठीक है, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो कंज्यूमर स्विच कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगर टी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई तो कंज्यूमर स्विच कर जाएंगे टी से किस पे? कॉफी पे। तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट एक्सपेंसिव हो गया है तो वो मार्केट शेयर लूज कर जाएगा और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, कुछ स्टूडेंट्स रिलेट जब नहीं कर पा रहे होते
यानी कोई स्टूडेंट है जो टी और कॉफी पीता ही नहीं है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको शायद समझने में मुश्किल हो, तो आप किसी और चीज की एग्जांपल भी ले सकते हो, आप पेप्सी और कोक की ले सकते हो। आप अब मुझे नहीं पता उबर और करीम अभी स्टिल ऑपरेशनल हैं या, ठीक है, तो उबर और करीम भी एक सब्स्टिट्यूट गुड ही कंसिडर किए जाएंगे ना। उबर अगर अपना रेट बढ़ा देगा तो लोग फिर उबर के बजाय जो है वो करीम यूज करना प्रेफर करेंगे, ऐसा ही है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में सिंपली क्या हो रहा है कि एक की प्राइस बढ़ रही है तो कंज्यूमर स्विच कर रहे हैं फ्रॉम एक्सपेंसिव गुड टू चीपर गुड्स, ठीक है ना, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है, डायरेक्ट रिलेशन। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि टी और कॉफी दोनों की प्राइसेस बढ़ जाए ना, इन्होंने क्या गलती करी अपने इस क्वेश्चन में, इन्होंने दो फैक्टर्स को एक साथ चेंज कर दिया है, इन्होंने दो फैक्टर्स को एक साथ चेंज कर दिया है। ये बिल्कुल क्वेश्चन आता है जहन में, लेकिन अगेन वही बात है, जब आप दो फैक्टर्स को एक साथ चेंज कर लेते हो तो नेट इफेक्ट निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो गया ना हमारी नेट इफेक्ट निकालना। मैं कह रही हूँ कि यार प्राइसेस तो इंक्रीज हो रही है लेकिन साथ साथ मेरी इनकम भी बढ़ रही है, तो क्या मैं डिमांड कम करूंगी या मैं डिमांड बढ़ा दूंगी। अब आप सोचें कि प्राइस कितने परसेंट से बढ़ी है, मेरी इनकम कितने परसेंट, प्राइस का बढ़ना मेरी परचेसिंग पावर को कम कर रहा है, इनकम का बढ़ना मेरी परचेसिंग पावर को बढ़ा रहा है, तो आखिर नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा डिमांड पे। तो यही मैंने कभी स्टार्ट में ये बात बोल दी कि देखो रियल वर्ल्ड में तो सारे फैक्टर्स एक साथ चेंज हो रहे होते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम हमेशा, अब इकोनॉमिक्स ही क्यों, इकोनॉमिक्स ही को हम क्यों ऐसे कंसिडर करें, जब भी आपको दो वेरिएबल्स का प्योर रिलेशन फाइंड करना होता है तो आपको ये अजम्पशन लेनी पड़ती है कि आप बाकी फैक्टर्स को चेंज ना करें, अदरवाइज वो उसका प्योर रिलेशन आपके सामने नहीं आ पाता, ठीक है। अच्छा, अब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है इसकी आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की जगह पे यूज हो रहे होते हैं, टी पियेंगे तो कॉफी नहीं पी रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर रहे होते हैं पेट्रोल एंड सीएनजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा अच्छा, यही दो फैक्टर्स थे जो थोड़े से शायद किसी स्टूडेंट को समझने में अगर मुश्किल हो या नहीं, याद रखना कि जब भी कहीं भी ये फैक्टर किस तरह से इसका क्वेश्चन आएगा वो तो एमसीक्यूज देखकर हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी भी आपने डायरेक्ट जंप नहीं मारना, ठीक है। जब वो आपसे पूछे कि भाई दो गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट है, एक की प्राइस बढ़ गई दूसरे की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले ये कि अपने जहन में कोई एग्जाम्पल सोच लो, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट गुड की कोई एग्जांपल सोचो, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता देखो कि यार अगर फॉर एग्जांपल पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग पेप्सी की डिमांड तो कम कर देंगे तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलो। अक्सर स्टूडेंट जो है वो जब ये जंप मारते हैं ना तो वो गलत आंसर कर देते हैं, ऑल्दो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सब होता है, ठीक है, तो पहले अपने जहन में हमेशा एग्जाम्पल सोचना और उसके बाद देखना कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, बाकी फैक्टर्स बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा। टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी डिमांड बना भी रहा होता है, हमारी डिमांड कम भी कर रहा होता है, हमें कोई चीज पसंद होगी हमसे ज्यादा खरीदेंगे, ना पसंद होगी कम खरीदेंगे। इसी तरह फिर आपके आ जाता है वेदर कंडीशन, ठीक है, बारिशों के मौसम में जो है वो आपको समोसे, आपको खुद ब खुद अंदर से पता नहीं क्या दिल करने लग जाता है, ठीक है ना। सर्दियों में आपको दिखेगा कि भाई सूप वगैरह इन सब की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों में जूसेस वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये वेदर कंडीशंस भी जो है वो कुछ चीजों की डिमांड को बढ़ाती हैं और कम कर देती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है चेंज इन एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा हमारी, ये तो हमारी साइकोलॉजी से खेला जाता है ना, हमारी साइकी से खेला जा रहा होता है और ये हमें फील नहीं होता। यानी मुझे अपना भी याद है कि मैं पहले सोचा करती थी एक टाइम पे कि यार मतलब इश्तहार से क्या फर्क पड़ता है, ये इतने इतने पैसे खर्च जो किए जाते हैं, सुनने में आता है कि यार इतने मिलियंस खर्च कर रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा फर्क होता है कि हमें महसूस भी नहीं हो रहा होता है अक्सर, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि एक चीज की आप देख रहे हो कि यार आजकल बहुत ऐड आ रहे हैं, बहुत ऐड आ रहे हैं, और आप गए कुछ खरीदने के लिए और आपको सामने दिख गई वो चीज रखी हुई, तो आप एक
ट्राई जरूर करोगे कि यार आजकल आ बड़े रहे, इसका इश्तेहार चेक तो करते हैं, लगता तो है कि अच्छी है। आप खाली उसको मतलब इतना ज्यादा आपके जहन में वो चीज डाल देते हैं कि वो, और एक कोई भी सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट तो वैसे ही जो है वो बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्विकली मैं लेकर चलना जा रही हूँ क्योंकि हमें क्विज भी लेना है। तो एक एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, वो मैंने खुद अपने एक टीचर से सुनी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि वो मुझे मिला नहीं कहीं भी कि ऐसा, मैंने काफी वो सर्च करने की कोशिश करी बट फिर भी उन्होंने बताया था कि भाई जब वॉल्स इंट्रोड्यूस हुआ था, आप लोग बताइएगा आप लोगों ने सुना है किसी से या नहीं, जब वॉल्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो उन्होंने अपनी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करी थी कि स्टार्ट में भाई वो आप देख रहे हो टीवी पे कि एक बंदा जो है वो ऊपर चढ़ के जो है वो बिल बोर्ड पे उसने लिखा W, ठीक है, और उन्होंने कुछ दिनों तक यही इश्तेहार रिपीट करते रहे कि भाई वो बिल बोर्ड पे चढ़ के W लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने उसको आगे फर्दर किया, तो जब वो कंप्लीट हुआ मतलब उस वक्त तक उन लोगों के अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा वो क्रिएट कर दी थी कि यार आखिर क्या चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, ऐसी क्या चीज आ रही है। तो जब वॉल्स इंट्रोड्यूस हुई थी तो उन्होंने बताया कि भाई स्टार्ट में ही उसको बहुत ज्यादा जो है उसकी डिमांड हुई थी। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट हम पढ़ रहे होते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट में हम डिफरेंट चीजें जो है वो यूज कर रहे होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, फिर आ जाता है चेंज इन पॉपुलेशन, सिंपल फैक्टर, जहां पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे डिमांड भी चीजों की क्या दिखेगी, आपको ज्यादा दिखेगी। मैं आपसे पूछूं भाई कराची में गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है या फॉर एग्जांपल लाड़काना में? कराची में ऑफ कोर्स, क्योंकि कराची की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है जो कि डिमांड बढ़ा रहा होता है। तभी हम कहते हैं कि भाई जहां आपको पॉपुलेशन ज्यादा दिख रही होती है वहां आप कोई भी चीज खोलें तो आपको वहां पे आपकी सक्सेसफुल होती है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो भाई ये हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। ये इसको हम फिलहाल अभी यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है। इसको रीड करिएगा, इसके कुछ एमसीक्यूज भी देख लीजिएगा अगर आपको मिले। अब ये है कि मुझे पता है कि भाई आप लोग बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो ये कि क्विज बहुत छोटा है, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि मिस कितने 50 एमसीक्यूज देंगी आप, 100 एमसीक्यूज देंगी? मैं कभी भी इतने एमसीक्यूज नहीं देती, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ 25 एमसीक्यूज दिए हैं, सिर्फ 25 हैं, और क्योंकि पहला क्विज है और इस, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि मेरे क्विज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जब आप इसको ये आप लोगों के पास जब आए ना, मतलब जब आप, मैं अभी पता चल जाएगा कि मैं चेक किस तरह करवा रही होती हूँ। इस अपनी पास अपनी फाइल बना लीजिएगा, अगर आप लोग ये काम कर सकें अपने पास एक फाइल बना लीजिएगा जिसमें अपनी ये टेस्ट पेपर रखते रहिएगा। इसमें याद रखिएगा कि इस टेस्ट पेपर के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होंगे हर क्विज के अंदर जो एज इट इज आपके पास पेपर में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इनको अपने पास संभाल के रखिएगा। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं बता दूंगी कि भाई आप लोगों को किस तरह देना है। मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप लोग मुझे उसका आंसर सेंड कर सकते हैं और मैं आखिर में आंसर की भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया है। मैं बहुत जल्दी क्विज दे रही हूँ, तुम लोग बहुत 20 मिनट्स इनफ है इसको करने के लिए, लेकिन खैर मैंने 30 मिनट्स का टाइम रखा है, देखते हैं आप लोग कितनी देर में करते हैं। और एक चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई टेस्ट वाले दिन तुम लोगों की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले क्विज में हुआ है, मुझे नहीं पता आगे भी ऐसे रहता है। नॉर्मली क्विज होता है और थोड़ी आसान होती है। यहाँ पे किसी की बस बच रही
अच्छा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मुझे एक बात बताओ कि जिनको नहीं मिले उनका नेट व्हाट्सएप चल रहा है? नहीं चल रहा? जिनको नहीं मिला व्हाट्सएप चल रहा है। चल रहा है हमारा। आप कह रहे हो नहीं, आप अपना नाम मैं व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ, आप आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल, पेन से करो भाई, पेंसिल से नहीं करना। क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन है, आज 19 है, बातें नहीं करना। मैं शेयर कर रही हूँ फाइल। बता देना रिसीव हो जाए। अच्छा, और कोई है जिनको नहीं मिला? आपको नहीं मिला? आपका व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा? आपके अलावा और कोई नहीं? आप दोनों की फर्स्ट क्लास, आप दोनों के आपकी फर्स्ट क्लास। बातों की वासनाएं जो रीड कर रहे हो सही है। कार्टून का वर्सेस किया या डिस्कशन करके कर रहे हो? क्योंकि फर्स्ट क्लास के बाद जरूर आना मेरे पास, ठीक है? ताकि मैं बेंच पे आएगा बता दूं।
जिनका हो गया है बातें नहीं करें। लगाए बगैर छोड़ दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ लगा देना तो लग जाओ, अगर सही होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। बातें नहीं कर भाई तो कर रहे हैं। फर्स्ट रो में सबको हो गया चिंता रहता है।
नाम वाम लिख दिया आपने? ऊपर नाम मेंशन कर दो, कैसे पता चलेगा जी?
अच्छा मेरे पास दो पेपर रह गए, मैं अभी सब कंडीशंस बता दूंगी क्या करना है क्या नहीं करना, बस अब रहने दो। अब बाकी सबको मिलना है, सबको दो इन्होंने नहीं दिया था ना चीज होती है, जिनका उनके पास ही आ गया वो ईमानदारी के साथ चेक कर लें अपना, क्या कह सकती हूँ मैं। अच्छा क्लास देखिए, पहली बात सुनिएगा गौर से, अगर वैसे तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अभी कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं दिया जिसमें दो ऑप्शंस पे टिक लगाना है, ऐसा कोई है नहीं है, ठीक है ना। तो बस फिर अभी यहाँ पे कौन क्या बोल रहा था कि मिस उन्होंने दो टिक लगाए हुए, दो टिक लगाए हुए, मतलब एक को काटा भी नहीं, दो दो ही टिक लगा दिए हैं, तो वो बिल्कुल गलत ही कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा ये बात याद रखो, ये तुम यहाँ तो कर रहे हो, कंप्यूटर पे कैसे करोगे? तो ये कौन सा दो, ये कौन सी दो नंबरी है कि मतलब दोनों पे लगा दिए, जो सही होंगे वो टिक हो, सही करेक्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये होता है कि ये बात याद रखना, अभी चैप्टर 1 के अंदर जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसमें ऐसे एमसीक्यूज नहीं आए, वरना आगे ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जिसमें आपको दो ऑप्शंस पे टिक लगाना होगा। और उसमें ये होता है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो ये कि अगर एक आपने एक ऑप्शन पे सही लगाया, नॉर्मली होता है एक तो समझ में आ रहा होता है कि यार ये तो सही है, दूसरे पे आपको थोड़ी सी डाउट होता है, एक ऑप्शन सही हुआ एक गलत हुआ, पूरा एमसीक्यूज गलत काउंट होगा, 2 मार्क्स चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा हमें केयरफुल होना था जी। दो पे उसमें लिखा हुआ होता है सिलेक्ट टू ऑप्शंस, ठीक है, वो आगे आएंगे हमारे पास एमसीक्यू। अच्छा अब खामोशी से सुन लो, आपने कोई प्रॉपर तरीके से बस आपने जो है वो सही है तो सही, वरना क्रॉस का निशान लगा देना, और जब चेक हो जाए तो आखिर में फ्रंट पेज पे ऊपर लिख देना कि जो है वो आपके 25 मार्क्स में से कितने आए, ठीक है। अच्छा फर्स्ट आपका आ गया, फर्स्ट का आंसर है डी, ऑप्शन डी, ठीक है। सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है बी, ऑनलाइन स्टूडेंट भी सुन लें वो भी चेक कर लें, ठीक है। 4 का ऑप्शन है ए, फिफ्थ का ऑप्शन है ए, सिक्स का ऑप्शन है डी, डी टेक्सास डी। अच्छा 7 का ऑप्शन है बी। ये जो 6 है, 7 है, 4 है, ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। किसका? 4 का ए है, स्केर्सिटी 4 का ए है, ठीक है। 7 का सबने लगा दिया, 7 तक सबने लगा दिया, 7 का बी है मनी, ठीक है। 8 का भी बी है, 8 का बी है, बी फॉर बॉल। 9 का ए है, मेरिट गुड्स। 10 का बी है, पब्लिक गुड्स। 11 का ए है, लैंड। 12 का बी है, फॉल्स। 13 का क्या लगा है भाई? डी, प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 13 का डी है, प्रॉफिट। 14 का नॉन मटेरियल एक्टिविटीज, इट मीन सर्विसेज की बात हो रही है, ऑप्शन सी। 15 का क्या है भाई? ऑल द थ्री, ऑप्शन डी। 16 का है ऑप्शन बी, ठीक है। वेरीफाई भी किया जा सकता है, टेस्ट भी किया जा सकता है क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड है। 17 का द प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म टू यूजफुल फॉर्म इज प्रोडक्शन, ऑप्शन डी। 18 रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, 18 का ऑप्शन सी है, ठीक है। जिनके पास ऑप्शंस खाली लिखे हुए हैं उनको थोड़ी शायद मुश्किल हो रही हो, ठीक है। 18 का ऑप्शन सी है। 19 जो है वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। अब तुमने लगाया था ना तुक्का, अब तुम नहीं लगाते। अच्छा 20 क्या है भाई? स्टूडेंट डिसाइड टू स्टे इन हर रूम टू डू सम वर्क, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए, वो एंजॉयमेंट जो से मिल सकती थी अब से नहीं मिलेगी। 21 सी, ऑप्शन सी, डीमेरिट गुड्स। 20 का ए है, ऑप्शन ए। 21 का ऑप्शन सी,
22 का ऑप्शन बी पब्लिक गुड्स, 23 का ऑप्शन ए नॉर्मेटिव, 24 ऑप्शन बी inferior goods, 25 option B Alfred Marshall, 24 option B, B for ball. फ्रंट पेज पे मार्क्स दीजिएगा प्रॉपर, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वरना फिर मुझे बताते रहना, मैं नीम कॉल कर दूंगी। भाई तो मैं खाऊंगी कौन है? लड़कों तुम खुद से भी कॉल करके दे सकते हो, ठीक है? मैं तो दे रही थी कि भाई जिनको नहीं मिल रहा कोई तो उनको मैं दे दूं, तुम लोगों ने सारे लोग मुझे पकड़ा दिए। ये आ गया अपनी प्रॉपर्टी ले लो। तुम्हें नाम पढ़ना नहीं आता? हम सब आप बोल सकते हो। अली मोहम्मद कौन है? अच्छा, अब हमारे पास इतना टाइम है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है भाई? अवेश का पेपर किसके पास है?
एक सेकंड, क्या नाम है? अजान और मोहम्मद कौन है? आप दोनों हो? आपका क्या नाम है? पास करो भाई, अजान को पास करो। और मोहम्मद कौन है? आपको नहीं मिला? क्या नाम है? क्या नाम बताओ। उमर। उमर मुस्तफा का पेपर किसके पास है? नहीं देना, ये सो रहे हैं असल में। उमर मुस्तफा का पेपर है, आया है भाई किसी के पास? सबको मिल गए उनके पेपर? ये मोहम्मद कौन है? इन्हें पेपर नहीं चाहिए अपना? पहला चैप्टर था, आसान चैप्टर था, ओवरऑल अच्छे रहे आप लोगों के मार्क्स, और मेरे ख्याल में तो सबके फुल आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी फुल आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के कम आए हैं। तो देख लो भाई कहाँ मिस्टेक करी है और उस मिस्टेक को सही करो। अगर कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो क्लास के बाद। अच्छा, क्लास के में हमारे पास अभी टाइम है, तो मैं यहाँ पे एंड नहीं कर रही क्लास, और मैं कंटिन्यू रखूंगी, ठीक है? थक गए होगे बहुत, है ना? पहली क्लास है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ घूमे भाई? आप लोगों ने पेपर चेक किया अपना? अच्छा क्लास, अब बिल्कुल साइलेंस, ठीक है? सबको मिल गए सबके पेपर? अब खामोशी के साथ इधर देखो। देखो, ये इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ कंसिडर किया जाता है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? बातों की आवाज नहीं है किसी की भी, ठीक है? इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी लॉ, किसी भी थ्योरी को पढ़ने के सबसे पहले तो समझना 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम किसी भी लॉ या थ्योरी को समझेंगे। पहला तरीका क्या होता है कि हम उसकी स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है? हम यानी स्टेटमेंट के थ्रू समझाते हैं कि भाई जो हम लॉ हमने दिया है, जिन वेरिएबल्स का हम रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये रिलेशन है, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट के थ्रू जो है उस रिलेशन को समझते हैं। सेकंड मेथड ये है कि हम उसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी नंबर्स से उसको समझते हैं। हम उसका शेड्यूल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में वही जो स्टेटमेंट में हमने रिलेशन दिया होता है वही हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और तीसरा मेथड क्या होता है, जब हमारे पास टेबल आ जाता है तो उस टेबल में जो फिगर्स होती हैं उन फिगर्स को प्लॉट करके हम ग्राफ बना रहे होते हैं। तो तीसरा मेथड होता है कि हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लॉ लिखा है आपके सामने, लॉ ऑफ डिमांड, इजीएस्ट लॉ, ऑलरेडी आप रिलेशन इसका पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ डिमांड 2 वेरिएबल्स का आपस में हमें रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्लेन करता है। एक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी किसी भी कमोडिटी की प्राइस, और उसकी अपनी डिमांड। किन 2 वेरिएबल्स का रिलेशन है आपस में? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और उसकी अपनी क्वांटिटी डिमांड। क्या रिलेशन पढ़ के आए हैं हम ऊपर? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का डिमांड के साथ क्या रिलेशन पढ़ के आए हैं हम? इनवर्स रिलेशन पढ़ के आए हैं, ठीक है? तो अब अच्छा, अब हमें एक बात ख्याल रखनी है जो कि हम बोल भी रहे थे कि देखो जो लॉ का वर्ड है ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड है। लॉ का वर्ड बड़े स्ट्रॉन्ग है। हम कहते हैं लॉ किसे कहते हैं? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है? अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं खाली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खुद से बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, आपने बस लिखना है कि प्राइस जितनी ज्यादा होगी डिमांड उतनी कम होगी। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि लेट्स सपोज द हायर द प्राइस ऑफ द गुड, प्रोडक्ट लिखे हैं, गुड लिखे हैं, द लोअर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड।
आगे आप उसको मजीद कंप्लीट करना चाहें या फिर आप क्या लिख दें, वाइस वर्सा, यानी फिर इसी तरह लोअर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट द हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अभी आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाना चाहें। समझाना बस यही है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जितनी ज्यादा होगी क्वांटिटी डिमांड उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये हम पढ़ के आ रहे हैं, ये कोई हमने न्यू रिलेशन नहीं देखा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ये क्वेश्चन रेज कर दे कि मिस आप इसको लॉ कह रही हैं, ठीक है, और लॉ तो हर हाल में ट्रू होता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये रिलेशन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई पहले जो है मेरे पास इतनी इनकम नहीं थी, इतनी मेरे पास मुझे पॉकेट मनी मिला करती थी, तो ऑल्दो के उस टाइम पे मोबाइल सेट्स काफी चीप हुआ करते थे, स्टिल मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यानी प्राइसेस कम थी, लेकिन क्योंकि मेरी इनकम भी कम थी तो मैं मोबाइल फोन नहीं खरीद पा रहा था। अब ये है कि मोबाइल फोन की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन मैंने मोबाइल फोन खरीद लिया है। ठीक है, तो ये तो रिलेशन नहीं निकल के आ रहा। आप तो कहती हैं कि भाई जब जितनी ज्यादा प्राइस होगी डिमांड उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस कि उसने एक दूसरा फैक्टर चेंज कर दिया है ना। किसे चेंज करा है, इनकम, कंज्यूम, अपनी इनकम चेंज कर दी है। तो अगर कोई ऐसा केस लेकर आ जाता है तो इट मींस वो रिलेशन तो होल्ड नहीं करेगा ना, जो इनवर्स रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है। इट मींस कि ये लॉ अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, आगे हमने कुछ एडिशन करनी है जिसकी वजह से इसका ये रिलेशन होल्ड करे। और वो क्या एडिशन करते हैं हम, आगे हम एक वर्ड लिखते हैं, पहले मैं उस वर्ड को लिख देती हूँ, सेटरिस पेरिबस। सेटरिस पेरिबस लैटिन टर्म है जिसका मतलब है अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या फिर आसान वर्ड्स में इसको ऐसे लिख लेते हैं, अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। कांस्टेंट लिख लें, सेम लिख लें, एक ही बात है। सेटरिस पेरिबस का मतलब क्या है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब जब आपने ये अजम्पशन ले ली इस लॉ को बनाने में कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, अब आपका ये रिलेशन जो है वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और क्वांटिटी डिमांड का होल्ड करेगा। ठीक है, जब तक आप ये सेटरिस पेरिबस नहीं लिखेंगे लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी वजह से हम, आपने एक एमसीक्यूज देखा होगा कि कुछ फैक्टर्स, द फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। कोई फैक्टर ऐसा, कोई एमसीक्यूज देखा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो जब भी हम कोई लॉ, कोई थ्योरी लेते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हम कुछ चीजों को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि ये कांस्टेंट रहेंगे, उनको हम अजम्पशंस कहते हैं। ठीक है ना, और यही लिमिटेशन भी कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो मैंने भी फिलहाल आपने उससे बोला था कि अभी मत पढ़िएगा उन हेडिंग्स को। उन लिमिटेशन में एक लिमिटेशन ये लिखी हुई आपको मिलेगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम अजम्पशंस बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। ठीक है, हम जब भी कोई थ्योरी बनाते हैं तो उस थ्योरी की जो बुनियाद होती है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर हम सारे रियल वर्ल्ड फैक्टर्स ले लेंगे एक साथ ही स्टार्ट में, ठीक है, तो हमारे लिए चीजें समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि जब कोई बड़े लेवल पे पॉलिसी बना रहा होता है या कुछ कर रहा होता है या प्रोड्यूसर, तो वो बोलता है कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम करना है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग देखते हैं तो बहुत सिंपल होती है। ठीक है, उसको हम बहुत सिंपल रख के समझते हैं ताकि पहले हमें मेन बातें समझ में आ जाए, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे जाएंगे कि अगर इन दो से ज्यादा फैक्टर्स चेंज हो जाएं तो फिर हम कैसे एनालाइज करेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड आपका यही है, जो कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और क्वांटिटी डिमांड का आपस में रिलेशन एक्सप्लेन करता है। अब मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि मैंने इस स्टेटमेंट को ना टेबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो अब टेबल की फॉर्म में जो हमें एक्सप्रेस करना है, तो भाई हमारे पास कौन से दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे यूज करें, प्राइस, पॉइंट। तो टेबल भी आपका इन्हीं दो वेरिएबल्स में बनेगा। तो एक कॉलम आपका बन जाएगा प्राइस का, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे लिख दें रुपीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और दूसरा कॉलम आपका बन जाएगा क्वांटिटी डिमांड का। अब दिखाना क्या है आपको, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन, यानी आपको ये दिखाना है कि प्राइस अगर आप बढ़ती हुई दिखा रहे हैं तो आपको क्वांटिटी डिमांड कम होती हुई दिखानी है। अब ये कोई मतलब हमें टेबल ही ले रहे हैं ना, हम आसान बिल्कुल फिगर्स ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो बस बात समझनी है, तो हम प्राइस ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और आप चाहें तो क्वांटिटी डिमांड 5 4 3 2 1 कर लें, या फिर थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना है तो आप 50 40 करके कर लें। ठीक है, यानी हमें तो बस ये दिखाना है ना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा, अब मुझे जरा क्लास ये बताए कि
आप लोगों में से मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने आज तक, जिसको ये ना पता हो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि स्कूल से तो सभी पास करके आ रहे हैं, कि लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं सबने। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या लीनियर इक्वेशन की क्या मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे आप उसको पहचानते हो? स्ट्रेट लाइन होती है और जो इक्वेशन होती है उससे कैसे पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन है? हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहाँ और एक और चीज जो शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, कि जो आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो कोई सी भी, चाहे वो इस तरह की हो या चाहे वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो, इस लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप के बारे में पढ़ा है, सबको पता है। स्लोप इसका कांस्टेंट होता है या वेरी करता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा, अच्छा ये बात मैं चाह रही हूँ मैं स्टार्ट से ही ये बातें डिस्कस कर लूँ ना, ताकि स्टार्ट से ही आपको ये स्लोप सुनते रहेंगे तो आगे जाके आप फेमिलियर हो जाएंगे फिर एक वक्त पे आकर। स्लोप कहते किसे हैं? स्लोप बेसिकली आप इसको इस तरह लिख रहे होते हो, अक्सर जो लिखने का तरीका है ना वो ये कि क्योंकि आपके पास ग्राफ में दो एक्सेस होते हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस, और मैथ का तो ये रूल है कि आप एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर ले रहे होते हो, ठीक है, और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट फैक्टर। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर का फर्क? नहीं पता तो फौरन से मुझे रोक देना कि मैं, हमें ये भी नहीं पता, ताकि मैं उसको भी एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूं, ठीक है। आप बिल्कुल, आप लोगों को पता है, आप लोग ये कह रहे हो, यानी डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल हम जब लिख रहे होते हैं ना इस तरह, हम लिखते हैं y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2x, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिपेंडेंट फैक्टर है कौन सा इंडिपेंडेंट? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम x की न्यू वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो y की न्यू वैल्यूज आती रहेंगी। इट मींस कि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो y हो जाएगा यहाँ पे डिपेंडेंट, x हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जब हम स्लोप भी लिख रहे होते हैं ना, तो स्लोप भी हमारा, वैसे यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि हम यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइस कौन सा फैक्टर है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? क्या प्राइस डिसाइड कर रही है कि क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? ऐसे ही हो रहा है ना। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि क्वांटिटी डिमांड जितनी ज्यादा होगी प्राइस उतनी। हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है? हम कॉज पहले बता रहे हैं कि प्राइस जितनी ज्यादा होगी क्वांटिटी डिमांड उतनी कम होगी, यानी क्वांटिटी डिमांड डिपेंड कर रही है किस पे? प्राइस पर। तो हम प्राइस को लिख देते हैं यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट फैक्टर है और डिमांड आपका डिपेंडेंट फैक्टर है। तो चलो मैं एक सिंपल फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखकर स्लोप का फॉर्मूला चले बाद में डिस्कस करते हैं। आपको ये चीज दिख रही है कि हर दफा प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितने से चेंज आ रहा है? हर दफा 10 से चेंज आ रहा है। ये चेंज क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। इट मींस कि जब आपको ये दिख जाए कि जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो ये भी हमें शुरू से ही देखकर जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या नॉन लीनियर लाइन बनेगी या लीनियर लाइन बनेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना इकोनॉमिक्स मैथ से थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करती है भाई, क्लैश आता है एक कॉन्सेप्ट के अंदर ग्राफ में। इकोनॉमिस्ट का अपना दिमाग है, हमने हमेशा मैथ्स के अंदर ये रूल पढ़ा है जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि भाई इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। यहाँ से वैल्यूज बढ़ेंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि बड़ी वैल्यू के बाद आप छोटी वैल्यूज पर जा रहे होंगे। ये इस वजह से बोल रही हूँ कि ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो नॉर्मली मैथ के अंदर तो हमेशा यही होता है कि हम एक्स एक्सिस पे कौन सा फैक्टर ले रहे होते हैं? इंडिपेंडेंट फैक्टर, ठीक है। ये हमेशा मैथ्स में ऐसे ही होता है, बट इकोनॉमिक्स का रूल थोड़ा सा मैथ से चेंज हो जाता है। इकोनॉमिक्स इन बातों का ख्याल नहीं करता, इकोनॉमिक्स ज्यादातर अपनी मर्जी पे चलता है। इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी प्राइसिंग हो रही होती है ना, चाहे वो किसी भी चीज की प्राइस है, ठीक है, किसी कमोडिटी की प्राइस है या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्राइस है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट वगैरह हो गया, ठीक है, ये भी प्राइस है ना, इंटरेस्ट रेट, लोन की प्राइस, इंटरेस्ट रेट। प्राइसिंग जिन भी चीजों की है और जो कॉस्ट है, इकोनॉमिस्ट हमेशा इसको वाई एक्सिस पे लेता है। इकोनॉमिस्ट कभी, ऑल्दो कि कौन से फैक्टर है? इंडिपेंडेंट फैक्टर, किस पे लेना चाहिए?
एक्स एक्सिस पे लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथ रूल्स, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी चीजों की आपको प्राइस या किसी चीज की कॉस्ट दिखेगी वो हमेशा आपको दिखेगी वाई एक्सिस पे, ठीक है। इसकी कोई रीजन नहीं है, इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से ये रूल चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा हम मैथ रूल से हटेंगे और हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे प्राइस और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, अभी यहाँ पे स्टॉप करना, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने स्टार्टिंग से बतानी है, वो ये कि आप लोगों ने दो चीजों का ख्याल रखना है। आप लोगों ने इससे पहले भी ग्राफ बनाए होंगे, वो ये कि हम डिस्टेंस और डिफरेंस सेम रखते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, मेरे पास रैंडम फिगर्स आई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सेम डिफरेंस आ रहे हैं, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो चलो डिफरेंस सेम आ रहा है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने 0 के बाद 10 यहाँ पे लिया, तकरीबन 2 बॉक्सेस का मैंने डिस्टेंस लिया ना, अब मैं 20 यहाँ नहीं ले सकती, ठीक है। मुझे अब इन सब में जो है वो डिफरेंस डिस्टेंस 20 टू बॉक्सेस का ही रखना है, ठीक है ना। तो मैंने, अगर आपको दिख रहा है कि डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तो आपको डिस्टेंस भी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज ग्राफ सही नहीं बनेगा आपका। अब आपके पास वो तो है नहीं पूरा ग्राफ पेपर के आप प्रॉपर देखकर बनाए, ठीक है। तो आपने इसी तरह अंदाजे से बनाना है, ठीक है। तो मैंने ये दो बॉक्सेस ही छोड़ के बनाए। अगर आप एक बॉक्स छोड़ के बना रहे हैं तो फिर आपने ओवरऑल एक ही बॉक्स छोड़ना है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी प्राइस ले लेती हूँ 1 2 3 4 और ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा आपका 5। सही है। ग्राफ प्लॉट करना कोई, अच्छा किसी का कोई मेडिकल बैकग्राउंड से तो नहीं है कोई स्टूडेंट? अच्छा बैठे हैं, आप लोगों ने ग्राफ नहीं बनाया होगा, थोड़े बहुत बनाए थे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी वैसे फेमिलियर होते हैं, मतलब आराम बना लेते हैं, लेकिन मेडिकल बैकग्राउंड के कुछ स्टूडेंट्स में मैंने देखा है थोड़ी सी उनको मुश्किल होती है, ठीक है। तो आप लोग स्पेशली देख लेना भाई कि अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मिस ये तो बड़ी आसान बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया जाहिर है उनके लिए छोटी छोटी बातें जो है मुश्किल हो सकती हैं। देखो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या है कि हम देख रहे हैं कि जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 50, ठीक है। अब आप रैंडम भी, मतलब ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये 1 है ये 50 है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो अक्सर डॉटेड लाइन से की जाती है। आपने देखा होगा ग्राफ, आप देखोगे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ प्राइस 1 है और डिमांड कितनी है 50, तो मैं 50 से यहाँ पे ऊपर जाऊंगी और 1 से आगे की तरफ आऊंगी। ये जो मुझे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस ये पॉइंट मुझे कौन सा मिल रहा है कि ये 1 प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड कितनी है 50, ठीक है। आप लोग को तो आता है ना, प्लॉट करो भाई, साथ साथ प्लॉट करो। फिर दूसरा हमें पता चल रहा है जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 40, तो 2 से हम आगे की तरफ आएंगे, ठीक है, और 40 से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमें ये एक पॉइंट मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, जिसपे आपको दिख रहा है कि भाई जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड 40 है। देन जब प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांड है आपकी 30। बातें नहीं करो, मैं सबका ग्राफ आके चेक करूंगी फिर, ठीक है। किसी को भी मैंने ओवर कॉन्फिडेंट देखा ना कि मिस ये तो बच्चों वाले ग्राफ हैं, हमने बहुत बनाए हैं, 1000 दफा ही क्यों ना बनाए हो, तुम लोगों ने दोबारा बनाना है यहाँ पे बैठ के। भाई तुम लोगों का रजिस्टर है, जो मर्जी चाहे करो। पेंसिल ऐसी हो कि ये ना हो कि 10 दिन बाद देखो तो कुछ वहां पे नजर ना आए, खाली पेज ही हो, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 पॉइंट्स आ गए हैं, इन 5 पॉइंट्स को हम एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास जो लाइन आएगी बेसिकली आती तो वो लाइन है। अच्छा बुक के अंदर आपको कर्व शेप देखेगा तो उससे परेशान होने की बात नहीं है, वो होगा वही डाउनवर्ड स्लोपी। कुछ चीजों में नॉन लीनियर ही बनना चाहिए, वो मस्ट है, डिमांड के अंदर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट स्ट्रेट लाइन से ही कर रही होती हूँ, ये थोड़ा ज्यादा इजी होता है स्टूडेंट्स के लिए।
तो इसको वैसे कहते डिमांड कर्व है। आपके सामने स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, बट बुक के अंदर आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा तो उसको देखकर भाई परेशान नहीं होना है, वो ही डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ही, लेकिन थोड़ी आपको नॉन लीनियर दिखेगी, स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी बुक में। इस डिमांड कर्व को हमने क्या बनाया है, डाउनवर्ड स्लोप बनाया है। तो एक बात जो हमें पता चली कि कोई भी कर्व, कोई भी लाइन डाउनवर्ड स्लोप बनेगी जब दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो जब भी दो वेरिएबल्स का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा, चाहे वो आपके पास कर्व शेप में आए या लाइन आए, वो आएगी डाउनवर्ड स्लोप ही। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, डिमांड आपकी कम होती जा रही है। ये बस आप लोगों ने ग्राफ बनाना है लास्ट बस। तुम्हारा तो जरूर चेक करूंगी आके। एमसीक्यूज में कैसे आएगा वो तो भी पता चल जाएगा आप लोगों को, मतलब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जब थोड़े से आपस में मजीद हम फर्दर पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगी कि एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे। हाँ भाई चेक कर लूं, सबने बनाए? कोई बात नहीं, स्केल नहीं है तो मैं स्केल के बाहर कॉपी में आके बना के दिखाऊं? फ्री हैंड बनाए, क्या जरूरत है स्केल की? अच्छी बात की सबसे ज्यादा क्या है, ये ग्राफ आपको वैसे पेपर में नहीं बनाने, लेकिन मैं अगर ग्राफ नहीं बनवाऊंगी आपसे, आप वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे। अभी ये तो बहुत सिंपल ग्राफ से स्टार्ट किया है ना हमने अभी चैप्टर 4 पे आए, फिर आपको पता चलेगा कि ग्राफ कहते किसे। जब एक ही ग्राफ में आपको 4 से 5 कर्व्स दिखेंगे तो फिर मजा आएगा। अभी तो स्टार्ट है, ठीक है, तो स्टार्ट से ही जो है वो आपने हर सबसे ज्यादा मुश्किल टीचर को उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने में होती है जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के आ रहे हो, क्योंकि जो थोड़ा सा पहले पढ़ के आ रहे होंगे ना वो थोड़ा सा अपना भी ना मिस ये तो आसान है, मिस ये क्या, उसके बाद में रो रहे होते हैं। हमें सबसे ज्यादा वही रोते हुए स्टूडेंट दिखते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसलिए बार बार कह रही हूँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, चीजों को प्रॉपर नोट डाउन करो, चाहे वो जितनी दफा भी पढ़ी हुई हो। क्लास यहाँ पे बस एंड हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सब टेस्ट पेपर सबको मिल गए थे ना, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको नहीं मिले? अच्छा, जिनकी फर्स्ट क्लास है वो भाई मेरे पास आ जाना, ताकि मैं जरा बता दूं कि ग्रुप में आप लोगों ने कैसे ऐड होना है, और लेक्चर्स वगैरह का हवाले से अगर आप लोगों को नहीं पता तो पूछ लो आगे, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ठीक है, जो मैंने अभी नोटिंग करी है, सही है। और जो पावर पॉइंट स्लाइड है चैप्टर 2 की वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, थैंक यू क्लास।